हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज बुशरा खान। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो एंड तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी की। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बलबन की डेथ 1286 में हो जाती है। बलबन ने अपना सक्सेसर प्रिंस महमूद को सिलेक्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली महमूद मंगोल्स के साथ लड़ते हुए मारे जाते हैं। बलबन का दूसरा बेटा बुगरा खान बंगाल और बिहार पर रूल करना ज्यादा पसंद करता है और इसीलिए बलबन का ग्रैंडसन दिल्ली का रूलर बना दिया जाता है, लेकिन वो काफी यंग और इनएक्सपीरियंस्ड था उस टाइम के हिसाब से। अब क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ खिलजी नोबल्स जिनको जलालुद्दीन खिलजी लीड कर रहे थे 1290 में बलबन के सक्सेसर को हटा देते हैं। ये खिलजी नोबल्स नॉर्थ वेस्ट में सोल्जर्स अपॉइंट किए गए थे और इन्होंने मंगोल्स के खिलाफ भी लड़ाइयां की थी। अब हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी की। तो जलालुद्दीन खिलजी सिर्फ 6 इयर्स के लिए ही रूल कर पाए। वो दिल्ली सल्तनत के पहले रूलर थे जिन्होंने क्लियरली बोला था कि हिंदूज इंडिया में मेजॉरिटी में है तो इंडिया एक ट्रूली इस्लामिक स्टेट नहीं हो सकता। जलालुद्दीन ने नोबल्स का साथ जीतने की कोशिश की और बहुत सी जो हार्श पनिशमेंट्स हैं उनको भी हटा दिया। जलालुद्दीन को सक्सीड करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, जो 1296 में जलालुद्दीन का मर्डर करके रूलर बने थे और वो उनके अंकल और फादर इन लॉ भी थे। अलाउद्दीन ने नोबल्स को अंडर कंट्रोल में रखने के लिए पार्टीज में वाइन बैन कर दी और कोई भी नोबल बिना परमिशन के ना तो कोई दावत या पार्टी कर सकता था ना कोई मैरिज अलायंस। अलाउद्दीन ने स्पाई सर्विस भी लगाई ताकि उसको नोबल्स क्या कहते हैं और क्या करते हैं इसकी इंफॉर्मेशन भी मिलती रहे। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत की। तो अलाउद्दीन की पावर का राइज होते ही 25 इयर्स में दिल्ली सल्तनत की आर्मी ने ना सिर्फ गुजरात और मालवा पर कंट्रोल कर लिया बल्कि दक्कन और साउथ इंडिया में मदुरई तक कंट्रोल कर लिया। इस टाइम मालवा, गुजरात और देवगिर पर राजपूत डायनेस्टीज रूल कर रही थी जो 12th सेंचुरी के एंड और 13th सेंचुरी की स्टार्टिंग में सामने आई थी। ये जो राजपूत डायनेस्टीज थी आपस में ही लड़ती रहती थी और इसी वजह से मालवा और गुजरात को दिल्ली सल्तनत ने आसानी से अंडर कंट्रोल कर लिया। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी गुजरात पर अटैक करती है और रास्ते में जैसलमेर को भी कंट्रोल कर लेती है। गुजरात के रूलर रायकरण बहुत सरप्राइज हो जाते हैं और बिना लड़े भाग जाते हैं। अलाउद्दीन की आर्मी वहां पर काफी लूटपाट करती है और फेमस टेंपल सोमनाथ जो 12th सेंचुरी में रिबिल्ट हुआ था उसे भी लूट लेती है और यहीं पर मलिक कफूर को भी पकड़ लिया जाता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देवगिर के रूलर रामचंद्र की मदद से रायकरण साउथ गुजरात के कुछ पोर्शन पर कंट्रोल कर लेते हैं। गुजरात के बाद अलाउद्दीन का ध्यान जाता है राजस्थान में रणथंबोर की तरफ, जिस पर पृथ्वीराज के सक्सेसर हमीर देव रूल कर रहे थे। अब क्या होता है कि गुजरात कैंपेन के बाद दिल्ली आते टाइम मंगोल सोल्जर्स आपस में लड़ पड़ते हैं लूट के माल के लिए और काफी मार पिटाई के बाद 2 मंगोल नोबल्स भागकर रणथंबोर आ जाते हैं। अब अलाउद्दीन हमीर देव को मैसेज भेजते हैं कि या तो उन मंगोल नोबल्स को अपने यहां से भगा दो या उन्हें मार दो, लेकिन हमीर देव इस बात से मना कर देते हैं। अब अलाउद्दीन हमीर देव के खिलाफ एक आर्मी भेजते हैं जिसे वो हरा देता है और फाइनली अलाउद्दीन को खुद पर्सनली रणथंबोर मार्च करना पड़ता है और अमीर खुसरो जो फेमस पोएट हैं वो भी अलाउद्दीन के साथ जाते हैं। अमीर खुसरो ने रणथंबोर के फोर्ट और उस पर किस तरह कंट्रोल किया इस बात को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। 3 महीने की घेराबंदी के बाद फोर्ट पर कंट्रोल कर लिया जाता है और वहां की औरतें जोहार करती हैं। ये जोहार का फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है पर्शियन में। बाकी सारे सोल्जर्स और मंगोल्स लड़ते हुए मारे जाते हैं और ये इवेंट 1301 में हुआ था। अब अलाउद्दीन चित्तौड़ की तरफ ध्यान देते हैं जो रणथंबोर के बाद सबसे पावरफुल स्टेट था और यहाँ के रूलर रतन सिंह ने दिल्ली सल्तनत की आर्मी को रिफ्यूज कर दिया था मेवाड़ टेरिटरीज से गुजरात जाने को। तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर कंट्रोल करने की सोची। एक पॉपुलर लेजेंड के अकॉर्डिंग अलाउद्दीन ने चित्तौड़ इसलिए अटैक किया क्योंकि वो रतन सिंह की वाइफ पद्मिनी को पाना चाहता था, लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियंस इस बात से इनकार करते हैं। 1303 में कई मंथ्स की घेराबंदी के बाद चित्तौड़ पर कंट्रोल कर लिया जाता है
बाद में चित्तौड़ अलाउद्दीन के माइनर सन खिज्र खान को दे दिया जाता है और उसके कुछ टाइम बाद इसका चार्ज रतन सिंह के कजन को मिलता है। 1306 और 7 में अलाउद्दीन 2 कैंपेन्स करते हैं। पहला रायकरण के अगेंस्ट, जो गुजरात से निकलने के बाद बगलना पर कंट्रोल कर लेते हैं, जो मालवा के बॉर्डर पर था। रायकरण ब्रेवली लड़ता है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाता। दूसरा एक्सपेडिशन राय रामचंद्र के अगेंस्ट, जो देवगिर के रूलर थे और रायकरण के साथ मिले हुए थे। ये जो सेकंड कैंपेन हुआ था उसका कमांड अलाउद्दीन के स्लेव मलिक कफूर के अंडर था। राय रामचंद्र मलिक कफूर को सरेंडर कर देते हैं और बाद में उनको ऑनरेबली ट्रीट किया जाता है। 1309 और 1311 में मलिक कफूर साउथ इंडिया में 2 कैंपेन्स करते हैं। पहला वारंगल तेलंगाना एरिया में और दूसरा द्वार समुद्र, मबार और मदुरई में। और इस तरह मुस्लिम आर्मीज साउथ में मदुरई तक आ गई थी। इन एक्सपेडिशंस ने मलिक कफूर का स्टेटस काफी बढ़ा दिया और अलाउद्दीन ने उसको मलिक नाइब अपॉइंट कर दिया एम्पायर का। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन की मार्केट कंट्रोल और एग्रेरियन पॉलिसी की। तो चित्तौड़ कैंपेन से आने के बाद अलाउद्दीन ने सारी कमोडिटीज के प्राइस फिक्स कर दिए। इसके लिए उसने दिल्ली में 3 मार्केट्स सेटअप की। एक मार्केट फूड ग्रेन्स के लिए, दूसरी कॉस्टली क्लोथ और तीसरी हॉर्सेस, स्लेव्स और कैटल के लिए। हर एक मार्केट शाहाना के अंडर कंट्रोल में थी, जो मर्चेंट का एक रजिस्टर मेंटेन करके रखता था और शॉपकीपर्स और प्राइसेस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल भी रखता था। अलाउद्दीन पहले सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत में जो अपने सोल्जर्स को कैश में पे करते थे। मार्केट कंट्रोल करने के अलावा अलाउद्दीन ने इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में। वो पहले मोनार्क थे जिसने जोर दिया कि दोआब में जितनी लैंड कल्टीवेशन के अंडर है, इसके हिसाब से ही लैंड रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा। अलाउद्दीन ये भी चाहता था कि लैंडलॉर्ड्स जैसे कुट्स और मुकद्दम्स हैं, वो भी दूसरे लोगों की तरह सेम टैक्स पे किया करें। सो ये था दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे तुगलक डायनेस्टी को। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।